हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, फिजिक्स के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, लास्ट 30 ईयर्स में जो आपकी 23 परीक्षाएं हुई हैं, उसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मित्रों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये इसमें कई सारे प्रश्न आपको ऐसे लगेंगे कि बहुत ही जनरल और सामान्य है, क्योंकि आपने अपने पेपर्स को कई बार पढ़ा होता है। लेकिन इन जर्नल क्वेश्चन के भी जो आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं, उन 200 क्वेश्चन में से 30 से 40 ऐसे फैक्ट होते हैं जो आप भूल जाते हैं, और इन्हीं फैक्ट्स के चलते हर सेक्शन में आपके 2 से 3 क्वेश्चन गलत होते हैं। और ये प्रत्येक सेक्शन में जब 2 प्रश्न आप गलत करते हैं तो आपके सारे सेक्शन को मिला के आपसे लगभग 8 से 10 प्रश्न गलत हो जाते हैं, और बाकी जो पूरा काम है वो निगेटिव मार्किंग खुद ही कर देती है आपको परीक्षा से बाहर बिठा के। तो आइए मित्रों, बात करते हैं फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण पिछले 30 वर्षों में पिछली 23 परीक्षाओं में पूछे गए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके साथ हम लोग एलिमिनेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग कई सारी ट्रिक्स और टेक्निक की बात करेंगे जिसके चलते आप फिजिक्स को बहुत ईजिली याद कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो देखिए, विद्युत धारा की जो यहाँ पर आपकी इकाई है, तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, और विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है आपकी एम्पियर है, और 1 कूलम्ब प्रति सेकंड के बराबर होती है, और ये एक अदिश राशि है। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे कि अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये आपसे पूछा जाता है कि अदिश और सदिश राशि क्या है। तो मित्रों देखिए, सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जबकि आपकी जो इसमें आपके बल है, भार है, विस्थापन है, वेग, त्वरण, आवेग, बल, आघूर्ण, संवेग आदि सदिश राशियां हैं। सदिश राशियों को गणित के नियमों से हल नहीं किया जा सकता। सदिश राशियों में दिशा होती है। वहीं अदिश राशि जो है, इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसमें आपका क्षेत्रफल है, द्रव्यमान है, समय है, आयतन, दाब, दूरी, चाल, कार्य, ताप, ऊर्जा आदि सब अदिश राशियां हैं। अदिश राशियों को गणित के नियमों से हल नहीं किया जा सकता। अदिश राशियों में दिशा नहीं होती है। ठीक है मित्रों, ये बेसिक है। आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप लोग याद रखिए, क्योंकि इससे आपके कई सारे क्वेश्चन यहां पर सॉल्व होंगे। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो मित्रों देखिए, यहां पर आपका जो हाइड्रोजन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, ये लिखा गया है। जबकि याद रखिए कि हाइड्रोजन में ही अगर तीनों टाइप उसके जो होते हैं, आपका प्रोटियम है, ड्यूटीरियम है, ट्राइटियम है। अगर इसमें देखा जाए तो जो साधारण हाइड्रोजन होता है प्रोटियम, इसमें न्यूट्रॉन आपका जो है वो नहीं होता। लेकिन इसके जो दूसरे आपके समस्थानिक है, जैसे ड्यूटीरियम, इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है, और आपका जो सबसे भारी इसमें होता है ट्राइटिटियम, इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर ये हाइड्रोजन के ही टुकड़ों को तोड़ के यहाँ पे प्रश्न एक बना दिया जाए तो परीक्षा में पक्का ये आप सवाल गलत कर देंगे, इसलिए इसे ध्यान से देखिए और याद रखिए। एंगस्ट्रॉम इकाई किसकी है। तो देखिए, तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम में जो आपका है 10 की पावर -10 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष दूरी की है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या है, तो 9.46 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 15। घड़ी में प्रयोग होने वाला जो आपका क्वार्ट्ज या कार्ड्स जो क्रिस्टल होते हैं, ये किस धातु के बनते हैं। तो याद रखिए मित्रों, ये फैक्ट जो इस तरह के होते हैं, ये आपको सीधे सीधे रट के रखने चाहिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है। सिलिकॉन और जो आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है, इससे बनता है आपका घड़ियों का जो क्वार्ट्ज होता है, और ये रेडियो टेलीविजन में यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशियां हैं। तो मित्रों याद रखिए, ये यहाँ पे तो 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन टोटल आपकी 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये 7 मूल भौतिक राशियां। इन्हें मूल भौतिक राशि क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। इनमें से किसी भी एक का जो मात्रक है दूसरे के साथ बदला नहीं जा सकता, एक दूसरे की जगह उसे संबंधित नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये मूल होती हैं। 7 का नाम याद रखिए। ओम मीटर किसका मात्रक है। तो ये प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता, जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होती है, इसे पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता से पता लगाया जाता है। क्रम जो जितनी ज़्यादा कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसका एसआई का जो इकाई मात्रक है ओम मीटर है। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला है आप ये याद रखिए, कई बार इस तरह के फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि जितनी ज़्यादा कम प्रतिरोधकता होगी पदार्थ की, आसानी से विद्युत आवेश में वो चलने देगा। प्रकाश वर्ष की इकाई यहाँ पे देखिए, ये दूरी की एक प्रकाश वर्ष इकाई है। सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड है। आपका जो हर्ट्ज है, ये क्या मापा जाता है। तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, सामान्य मनुष्य 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के तक की आवृत्ति को आराम से सुन सकते हैं। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। ये आपका रिपीटेड ही क्वेश्चन है, देखिए कई बार आया है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो वॉट है।
और इसका आप ये फॉर्मूला जो है जूल जो है आपका प्रति सेकंड, ये याद रखिए, जूल प्रति सेकंड या वॉट। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या है? क्वेश्चन संख्या 12 को ध्यान से देखिए। इसमें आपको ये पूरा डाटा याद रखना है। कैसे? देखिए, जो दृश्य प्रकाश होता है इसके संबंध में यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है 3200 से लेकर 8600, 3200 आंगस्ट्रॉम से लेकर 8600 तक का जो आंगस्ट्रॉम है, या यूं कहें कि भाई 320 से लेकर 860 नैनोमीटर के बीच का जो प्रकाश होता है वो दृश्य होता है। नासा ने इसको 380 से 700 बताया है और एनसीईआरटी में ये 400 से 700 लिखा हुआ है। तो आपने ये आपके तीनों ही पॉइंट दिमाग में रखने हैं कि भाई ये आपका 3200 से लेके कहाँ तक है, 8600 आंगस्ट्रॉम तक है। या फिर नैनोमीटर की बात की जाए तो आप इसको यहाँ पर 380 से लेके 700 तक याद रखिए। ठीक है, बीच में जो आपको ऑप्शन आए, जो निकटतम ऑप्शन आपसे परीक्षा में पूछा जाए, आपने वही टिक कर देना है। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो देखिए 400 से 700, यही जो नासा ने डिफिनीशन दी थी 400 से 700 वाली, जबकि एनसीईआरटी की 400 से 700 है, नासा की 380 से 700 है। ठीक, दो कैंडला का एक आपका समदिक स्रोत है जो है जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह क्या होता है? तो ये आपका 8 पाई ल्यूमेन के बराबर होता है। तो ज्योति जो फ्लक्स है आपका, इसका एसआई मात्रक ल्यूमेन याद रखिए, और ज्योति फ्लक्स को एफ से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे सीधा इसका फॉर्मूला है एफ 4 पाई एल, तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे निकाला गया। सिंपली ये आप जो फॉर्मूला है बॉक्स में, आप इसे याद रखिए कि दो कैंडला का एक समदिक स्रोत है जिसका प्रकाश जो है फ्लक्स पैदा करता है, तो ये 8 पाई ल्यूमेन को। आर्द्रता किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? तो इसका आंसर है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। तो सिंपली है, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है, जिसे पास्कल कहा जाता है। दोनों शब्द याद रखिए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और पास्कल दोनों पूछे जा सकते हैं। दाब का मात्रक क्या है? तो यहाँ पे देखिए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यहाँ पास्कल नहीं दिया है, तो यहाँ पर कोई नहीं ऑप्शन है। इस तरह से आपको भ्रमित किया जा सकता है। आपने दोनों मात्रक याद रखने हैं, जो दोनों उसके जो नाम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो यहाँ पर दाब आपका अदिश है, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी कि भाई जिनका दिशा और परिमाण दोनों होता है वो सदिश राशियाँ, जैसे कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। और जिन राशियों का व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है, जैसे कि आयतन, दाब, चाल और दूरी। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो गति नहीं है, जैसा कि ऊपर डिफिनीशन में क्लियर है। यदि धरती के घूमने की गति जो होती है, गुणन को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या है? हमेशा घटेगा। देखिए, किसी परिक्रमण करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है, वो कार्य करता है, और यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का मात्रक नहीं है, क्योंकि ये एक विमानहीन राशि है। निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? 1 वोल्ट क्या है? तो 1 वोल्ट मतलब कि 1 जूल प्रति कूलाम। तो 1 वोल्ट के बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम या जूल बटे कूलाम। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के तीसरे नियम को बताएगा? तो तीरंदाजी। क्योंकि देखिए एक्शन रिएक्शन का ये नियम है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत सेम आपके रेशियो में प्रतिक्रिया होती है, तो एक्शन का रिएक्शन सेम होता है। तो तीरंदाजी में न्यूटन के गति का तीसरा नियम जो है वो लागू होगा। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन से होते हैं? तो देखिए, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले जो कण हैं वो आपके न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं होते। इस प्रश्न को याद रखिए, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन जो कण है, जोड़ने पर रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहता है, और नाभिकीय कण प्रोटॉन और तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इस कण को आपका न्यूक्लियस भी कहते हैं। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 N आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा? अब आप लोग को पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा पे है वो पृथ्वी के कंपैरिजन में 1/6 है, इसका छठा हिस्सा है। तो सीधे सीधे आपको इसमें भाग दे देना है, सामने आपके 16.7 आ जाएगा। सही कथन बताना है कि भाई लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है। तो सिंपली इसको याद रखने का सिंपल फॉर्मूला है, टोटल जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं। विब गयोर को याद रखिए। ये जो विब गयोर का फॉर्मूला है, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन,
ठीक है, आपका ये ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया, वॉलेट हो गया। तो इसमें याद रखिए कि जो आपका रेड है, रेड का तरंग धैर्य सबसे आपका क्या होगा, तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है रेड का, और जिसका तरंग धैर्य जितना ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। यही कारण है कि बारिश वगैरह या फिर कहीं भी सिग्नल पहुंचाने के लिए, या फिर जो रेड सिग्नल होता है खतरे का, जो रेड उसका कलर रखा जाता है, क्योंकि भाई इसका तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा है, प्रकीर्णन सबसे कम है, इसलिए बहुत दूर से दिखाई देता है। और वहीं पे आपका जो बाकी इधर के कलर है इनका तरंग धैर्य कम है जबकि प्रकीर्णन ज़्यादा है। जैसे आकाश का नीला दिखना, तो ये इनका प्रकीर्णन कम है आपके नीले रंग का, इसलिए नीला रंग दिखाई देता है। तो ये फॉर्मूले के थ्रू आप इजीली याद रख सकते हैं। आप रेड की तरफ याद रखिए, तरंग धैर्य ज़्यादा लेकिन प्रकीर्णन कम, और इधर आपका तरंग धैर्य कम है लेकिन प्रकीर्णन ज़्यादा है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो ये क्या है, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, प्रकाश का व्यतिकरण है। याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपसे ये परीक्षा में आपको यहाँ पे सीधा सीधा रिपीट किया जा सकता है, प्रकाश का व्यतिकरण। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। अब यहीं पे अगर न्यूक्लियस नहीं होता, सिंपली यहाँ पर न्यूट्रॉन दिया रहता, तो आप न्यूट्रॉन को टिक करते, लेकिन न्यूक्लियस ऑलरेडी आपका जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को दिखाता है, जहाँ पे आपका प्रोटॉन जो है धनात्मक है, न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है, और जिस कारण इसको नाभिक में आपका क्या है, ये धनावेशित उसकी सिचुएशन को बना पाता है। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ये आपका ऊर्ध्वपातन जो वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा गैसीय अवस्था से सीधा ठोस में आपका बदल जाता है। ये प्रश्न आपका आगे जाके रिपीट भी हुआ है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है, इसको त्रिक आपका ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है कि जब 611.657 पास्कल आंशिक वायु दाब पर आपका 273.16 केल्विन, या फिर आप इसको यूं कहिए कि 0.01 डिग्री सेल्सियस जो जल का पॉइंट है वो आपका ट्रिपल पॉइंट है, जहां पर द्रव, जल, ठोस और आपके जल वाष्प तीनों फेज में रह सकता है। कॉस्मिक किरणें जो होती हैं आवेशित होती है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण होते हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G आपका जो है जनरेशन को दिखा रहा है, अब तो 6G लेवल की आपकी चीज़ें आ चुकी हैं। रडार का आविष्कारक कौन है, रॉबर्ट वाटसन है। ठीक है, याद रखिए, रडार की फुल फॉर्म भी देख लीजिए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। गॉड पार्टिकल्स क्या है, तो ये आपका हिग्स बोसॉन है। तो यहाँ पर देखिए हिग्स बोसॉन जो है इसकी परिकल्पना 1964 में की गई है, और इसका प्रायोगिक जो सत्यापन है आपका 14 मार्च 2013 को हुआ है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी जो है ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स और बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट को 2013 में फिजिक्स का आपका नोबेल प्राइज दिया गया है। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल प्राइज़ 1930 में मिला था। थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिए कि भौतिकी के क्षेत्र में अभी तक सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन दोनों को नोबेल मिला है, जिसमें सीवी रमन को 1930 में और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में दिया गया है। बाकी इसमें वी राम आपके रामकृष्णन को रसायन में 2009 में मिला था, बाकी कॉमन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जा सकता है। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने सबसे पहले की थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज के आविष्कार कौन है, तो राइट ब्रदर्स हैं आपके। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 प्रति आपके 1000 मिलीमीटर के, या फिर 10 की पावर -3 mm। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो सिंपल ये आपका फॉर्मूला है। जैसे ही आप इस पर रखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा कि भाई ये आपका 104 फ़ारेनहाइट आ गया। क्रोमेटोग्राफी तकनीक क्या है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में स्टार इसलिए लगा है कि आपका शुरुआती स्तर में रंगों को पृथक करने के लिए और कई सारे पदार्थों को भी जो मिश्रण होता है उससे पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपका रंगीन पदार्थ और यहाँ पर एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करना, ए और डी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं, लेकिन वैसे आपके किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने की जो विधि है क्रोमेटोग्राफी होती है। जैसे खास तौर पे इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल विटामिन और प्रोटीन के पृथक्करण में किया जाता है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, गैलीलियो ने। जैसा कि अभी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था, देखिए 2022 में फिर से ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। लोलक की जो काल अवधि होती है, टाइम पीरियड होता है लोलक का, वो देखिए इसका ये फॉर्मूला जरूर आप याद रखिए। ठीक है, इस फॉर्मूले पे आप इसको रखिए,
बाकी इसकी लंबाई जो है अनुक्रमानुपाती होती है लोलक की काल अवधि के। तो ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है आपका जो लोलक होता है। बल गुणनफल है आपका द्रव्यमान और त्वरण का। संवेग में परिवर्तन की दर संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। और बल का आप मित्रों आपने ये जो है देखिए, ये त्वरण का आपका फॉर्मूला है और ये आपका बल का जो फॉर्मूला बन रहा है आपका ma, ठीक है। ये आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार इस तरह की आपको डिटेल्स देने के बाद भी पूछा जा सकता है कि भाई इसे सॉल्व करके बताइए। तो सिंपली आप फॉर्मूले पे रखेंगे और आपके सामने आंसर आ जाएगा। देखिए कई बार ये रिपीट हुआ है, 2002 का यहाँ पर ये क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होता है। तो देखिए जब कोई पिंड मुक्त अवस्था में गिरता है तो उसका वेग केवल गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है, पिंड के द्रव्यमान पर नहीं। तो अतः मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तुओं का वेग किसी भी क्षण समान ही होगा। अब वॉशिंग मशीन का जो कार्यकारी सिद्धांत क्या है, वो अपकेंद्रण है। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया और आपका दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन हो गई, ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो शुरुआत में हमने बात की थी। देखिए बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो ये द्रव्यमान है। इसका ये फॉर्मूला आपने सिंपली अभी आपको बताया था, इसको याद रखिए। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है मित्रों 1000 मीटर से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप ये सारी यूनिट्स देख लीजिए। और इसके अलावा भी जो आपके फैटोमीटर से लेके सारे नैनोमीटर हैं, माइक्रोमीटर हैं, ये सारे याद रखिए। इस तरह का प्रश्न एक सुमेलित करने के लिए बनाया जा सकता है। 1 पिकोग्राफ बराबर होता है, देखिए आ गया ये कई बार इस तरह का प्रश्न पूछता था पहले, लेकिन आप फिर भी ये आपकी डिजिट जो है इसको याद रखिए। आप एक लिफ्ट में खड़े, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, हालांकि इस आंकड़े पे मत जाइए, सिंपली यहाँ पर देखिए त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा। जब भी हो आप देखेंगे कि फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल 0 ही होता है। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद, एक लकड़ी की गेंद, देखिए अब इसका फर्क तो पड़े आपका कि एक पंख हो गया, रबड़ की गेंद होगी, लकड़ी की गेंद होगी। बात हो रही यहाँ पे निर्वात की, तो निर्वात में तो आपका वायुमंडल या कुछ इस तरह का प्रेशर है ही नहीं, तो यहाँ पर कुछ मतलब ही नहीं है कि भाई तीनों एक ही साथ आपकी नीचे आएंगी। और अंतिम वेग के लिए आप ये जो है फॉर्मूला भी याद रखिए द्रव्यमान का। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, तो कांच। इसमें आप सिंपल एक ट्रिक याद रखिए कि जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। मित्रों देखिए ध्वनि हो गया, प्रकाश की गति हो गई, इस तरीके से अलग अलग चीज़ों के जो हैं अलग अलग मानक हैं। ठीक है, आप हमेशा उसको देखिए कि क्या पूछा जा रहा है। प्रकाश का प्रकीर्णन पूछा जा रहा है, या ध्वनि का वेग पूछा जा रहा है, या फिर आपसे प्रकाश की गति का अपवर्तनांक से संबंध पूछा जा रहा है। तो जिस वस्तु का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की गति उतनी न्यूनतम होगी। अब यहाँ पर सबसे ठोस कांच ही है, तो इसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, याद रखिए। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, सिंपल सा प्रिज्म में आपका 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब। देखिए ये 68 बीपीएससी में पूछा गया था। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा भी आप लॉजिक लगाते तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे आंसर मिलता कि भाई पहली बात तो ये है कि चाहे कितनी भी पट्टियाँ लगा दो, किसी भी तरह का लेंस यूज़ करो, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा। ठीक है, जैसे इंसान अगर है तो वो आपका भालू या भेड़ तो नहीं बन जाएगा। तो यहाँ जेब्रा तो सीधा ऑप्शन आपका वैसे ही एलिमिनेट था 2 वाला। दूसरी बात है कि जब छोटी छोटी पट्टियां लगाई जा रही हैं लेंस पे, तो कहीं ना कहीं उसकी जो लाइट है वो कम ही होगी। तो काली पट्टियों का एक घोड़ा है और कम चमक वाला एक घोड़ा है, और ये पट्टियां जो है पट्टियों के शेप में आपको कभी भी घोड़ा नहीं दिखेगा, वो एक मतलब आपके शेडो में ही दिखेगा। तो कम चमक वाला घोड़ा यहाँ पे आंसर जो है आपका सही है। ये थोड़ा कॉमन सेंस बेस वाला क्वेश्चन था, इस तरह का आपको जो क्वेश्चन है वैसे डिटेल फॉर्म में नहीं मिलेगा। ध्वनि की जो तीव्रता है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ध्वनि का तरंग दैर्घ्य आपका जो होता है इसके द्वारा इसकी तीक्ष्णता को। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण आपका डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, तो ये फोटोवोल्टिक जो सेल है ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है आपका। बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से क्या करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये आपका 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है, रोलिंग घर्षण करने के लिए। ठीक है, बॉल बेरिंग छोटी गेंदनुमा गोलाकार संरचना होती है। एक गेंद में संपर्क की सतह जो है सिर्फ एक बिंदु होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कम रोलिंग घर्षण आपका होता है।
फुटबॉल के खेल में गोलकीपर जो होता है फुटबॉल को गेल में आपकी जो गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, क्योंकि वो संवेग परिवर्तन की दर को कम करना चाहता है जिससे प्रेशर ना आए। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण क्या है? तो ध्वनि तरंग है। अब इसको आगे हम डिस्कस करेंगे कि आपकी अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं। ठीक है मित्रों, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि को अपरिवर्तित रहती है। क्या? आवृत्ति। देखिए, हमेशा जो आपका तरंग दैर्घ्य है वो बदल जाएगा, चाल बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति सेम रहती है। ये आपको चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। वायु में ध्वनि की तरंग होती है अनुदैर्घ्य। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहां पे समझते हैं। देखिए मित्रों, द्रव, गैस, प्लाज्मा में ध्वनि जो है केवल अनुदैर्घ्य तरंग आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में चलती है, जबकि ठोसों में यह अनुप्रस्थ तरंग के तौर पे। तो याद रखिए, जो आपका द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है, इसमें तो ध्वनि आपकी अनुदैर्घ्य जो है लॉन्गिट्यूडनल होगी, लेकिन ठोस में आपका अनुप्रस्थ होगी। अब लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जिस माध्यम में ध्वनि का संचरण जो है, यदि उसके कण ध्वनि की गति की दिशा में ही कंपन करते हैं, जिस दिशा में आपका ध्वनि जो है गति कर रही है उसी दिशा में अगर वो कंपन करते हैं तो उसको कहते हैं आपका लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अनुदैर्घ्य। और जब माध्यम के कणों का कंपन ध्वनि की गति की दिशा के लंबवत होता है तो उसे अनुप्रस्थ कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि कई बार इसको लेके स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डाउट हो जाता है कि भाई इसका जो आंसर है वो क्या होगा। तो आइए मित्रों, अगले प्रश्न में चलते हैं। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है। ये आपका सब्लिमेशन होगा कि भाई नैप्थलीन जो है आपकी ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करती है, अतः रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को क्या है, सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप सब्लिमेशन को भी समझ लीजिए। सब्लिमेशन क्या है? We can define sublimation as the transition of a substance from the solid phase to the gaseous phase without changing into the liquid phase. Process is an endothermic phase transition that occur at the temperature and pressure below the triple point of the substance. जबकि desublimation जो है आपकी, जिसमें deposition is the reverse of this process in which a gas is directly converted into a solid state. तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये ट्रिपल जो आपका पॉइंट है या इस लेवल पे आपके सब्सटेंस को इसमें अलग किया जाता है। मित्रों, प्रश्न संख्या 64 पे चलते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो ये आपकी वॉट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, वोल्ट मीटर आपका विभवांतर का है, अमीटर आपका विद्युत धारा का है, पोटेंशियोमीटर आपका विद्युत वाहक बल है। याद रखिए, यह आपका जो मित्रों यहाँ पर पोटेंशियोमीटर है ये विद्युत वाहक बल है, अमीटर आपका विद्युत धारा है, वोल्ट मीटर आपका विभवांतर है, जबकि गैल्वेनोमीटर आपका जो है विद्युत प्रतिरोध नहीं होता। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी सी विद्युत धारा को रिएक्टर करने के लिए किया जाता है, जबकि विद्युत प्रतिरोध का मापन आपका ओम मीटर से किया जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध के लिए ओम मीटर आना चाहिए। टरबाइन और डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो आपकी यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है टरबाइन या डायनमो में। एलईडी जो आपकी है, एलईडी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, पहला है कि एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करती है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है। और एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, ये भी सही है। एलईडी में पारा, तो पारा तो इसमें यूज़ किया नहीं जाता, इसमें गैलियम फास्फाइड या फिर आपका गैलियम नाइट्राइड जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो गैलियम नाइट्राइड और गैलियम फास्फाइड, तो यहाँ पर आपका पारा नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो फोटोवोल्टिक सेल जो है यही आपका प्रयुक्त किया जाता है। ये एक जनरल सा क्वेश्चन है। केंद्र अभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। मान लीजिए आपने किसी डोरी से बंधे हुए पत्थर को कोई व्यक्ति घुमाता है, तो वहां पर अभिकेंद्रीय बल जो है केंद्र अभिमुखी बल कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से जब ऊष्मा ऊर्जा में आपका परिवर्तन होगा तो यहाँ पे घर्षण बल शामिल होगा।
एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मतलब मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्रियों का क्या होगा? तो देखिए जो बस है वो तो अपने आप को दाईं ओर मोड़ रही, लेकिन जो यात्री हैं वो उनका जो बल है वो सीधा आपका सीधी दिशा में है, इसलिए यात्री जो है बाईं ओर झुक जाते हैं। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो जो अन्य वाद्य यंत्र होते हैं उसके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करने की कोशिश करता है। 100 वाट का बिजली बल्ब 10 घंटे, सीधा इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 यूनिट आपकी 1000 वाट। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध यहाँ पे दे रखा है और इसको सिंपली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है मित्रों। सिंपली इस फॉर्मूले पे आप इसको रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 4.7 जो है आपके सामने आंसर आएगा। इस तरह की कैलकुलेशन वाली चीज़ों में सिंपली आप फॉर्मूले को याद रखिए, कोई आपने इसमें दिमाग नहीं लगाना। बाकी जो फिजिक्स के एमएससी के स्टूडेंट हैं वो समझ जाएंगे उनको किस स्तर पे करना है, आपको इतना गहराई में नहीं जाना है। अब देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है। पानी में से डुबोने पर क्या कार्य करेगा? तो देखिए पानी में जो उत्तल लेंस है जब डुबोया जाएगा तो इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी और उत्तल लेंस की भांति ही लेकिन वो व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे देखिए एफ में जो ग्रेटर देन आपका साइन दे रखा है और एक उत्तल लेंस की तरह, ये सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। सीधे सीधे आप इसको रट्टा मारिए, ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। कारण सिंपल सा है, कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और आपको पता है कि जिसका तरंग दैर्घ्य जितना कम होगा प्रकीर्णन उतना ज़्यादा होगा। और प्रकाश कोहरे की बूंदों से जब गुजरता है तो प्रकाश द्वारा इन कणों की सभी दिशाओं में बिखराव होने से एक धुंधलापन आ जाता है, इसलिए कोहरे में दिखाई नहीं देता है। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, आवृत्ति। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा गुण नहीं बदलता? तो आवृत्ति जो आपकी है वो नहीं बदलती। ये देखिए कितनी बार आपका क्वेश्चन आ चुका है। ये आपका देखिए 2000 टीचर बीपीएससी के टीचर में 2023 में भी और भी कई जगह हम लोग देख चुके हैं इस प्रश्न। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड या फिर आपका जिंक क्लोराइड जो है विद्युत अपघट्य, और मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए, सीधा इसको रट्टा मारिए। शुष्क सेल मतलब अमोनियम क्लोराइड या फिर जिंक क्लोराइड उसके विद्युत अपघट्य होंगे और उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड का कैथोड होगा। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। याद रखिए, कई बार इन दोनों में बड़ा डाउट हो जाता है और आप लोगों से मतलब भ्रमित होकर आप प्रश्न को गलत कर देते हैं। 100 डेसिबल की प्रबलता का स्तर संगत होगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के बराबर। इसे भी सीधा रट्टा मारिए, इसमें कोई लॉजिक आपको नहीं रखना है। WHO के द्वारा ध्वनि का जो स्तर है 45 जो डेसिबल है और रात्रि में 35 डेसिबल को जो निश्चित किया गया है कि ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक है। बाकी 85 डेसिबल से उच्च स्तर का जो होता है वो बहुत हानिकारक है। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो गतिज ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उसे उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। और जब पिंड एक क्षैतिज वृत्त में गुणन करता है तो केवल वेग, त्वरण और बल की दिशा प्रत्येक समय लगातार बदलती रहती है, लेकिन परिणाम के संदर्भ में परिवर्तन नहीं होता और उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो आपकी स्थिर रहती है। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर क्या है? इसमें सीधा इसको रटिए, सुक्रालोज। दृष्टि की खराबी, देखो मित्रों, दृष्टि के संबंध में कौन सा आपको लेंस यूज करना है? देखिए सिंपली इसमें एक चीज याद रखिए, मतलब दूर, जैसे आपका दूर दृष्टि दोष है तो ठीक है, आपको उत्तल लेंस याद रखना है, दूरोत्तल। और निकट आपका है तो निकटवतल। आपने सीधा दो शब्दों की संधि कर देनी है। जैसे कि आपका दूर दृष्टि दोष है तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस इस्तेमाल किया जाता है तो दूरोत्तल, और आपका निकट वाले के लिए अवतल यूज किया जाता है तो निकटवतल। ठीक है, निकटवतल हो गया, दूरोत्तल हो गया। सिंपली ऐसे याद कर दीजिए, आपको ये दोनों शब्द याद रहेंगे। तो मित्रों इस वाले हमने संदर्भ में जो आपकी ये जो वीडियो है, जैसे देखिए मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता, तो मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता। यहाँ पर जो फिजिक्स के आपके टोटल
190 क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में हम लोग बहुत लंबी ये चली जाएगी। यहाँ पर हम सिर्फ आपके 85 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग बाकी बचे हुए 85 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी फ्रेंड्स, ये जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, यहाँ पर कई सारे ऐसे सिंपल से क्वेश्चन है, अगर उसमें डेटा ही आगे पीछे कर दिया जाए, जैसे कि अभी हमने एक गतिज ऊर्जा का सिंपल सा सवाल देखा था, तो उसी सवाल में आपसे गलती हो सकती है। या फिर यहाँ पे दृश्य प्रकाश में ही यहाँ पर आपका 300 से 600 या फिर 350 से 650 या 400 से 700 इस तरह से नैनोमीटर वाला क्रम अगर रखा जाए तो यहाँ भी आप प्रश्न को गलत कर सकते हैं। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन आपको बार बार लगाने चाहिए। बाकी मित्रों, इसके सेकंड पार्ट में आपके साथ डिस्कस करते हैं। आप पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाकी हमारा प्रीलिम्स का जो है ब्रह्मास्त्र ग्रुप, वो बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके 40 टेस्ट के साथ।